अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं यासिर खान आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ हमारे शो में, जिसका नाम है फेस टू फेस, यानी सीधी बात हिकमत के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम मौजूदा टॉपिक्स को, बर्निंग टॉपिक्स को इस्लामी तालीमात के सामने फेस टू फेस कराते हैं, उनको रूबरू कराते हैं। और पिछले 2 एपिसोड से जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है पोलीगेमी, यानी कि एक से ज्यादा शादियां। और हमारे साथ बात करने के लिए आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं जैद साहब। जैद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैद साहब, जहां पर हम रुके थे, हमने बात को ख़त्म किया था और यहाँ आगे बढ़ाने का वादा किया था नाजरीन के साथ, वो ये थी कि आपने मुझे बताया मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होने की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हैं जो सोसाइटी में फैल रही हैं, ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। बहरहाल हम तो ज़्यादातर एक ही डिजीज़ जानते हैं, एड्स जिसको कहा जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो उस सोसाइटी में फैली हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वसहबिही अजमईन अम्मा बाद। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि सारी तमाम डिफरेंट टाइप की वेनरल डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मिला करके जो टोटल एग्रीगेट फिगर है वो अमेरिका में 110 मिलियन यानी कि 31 करोड़ की पॉपुलेशन में से 11 करोड़ लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। लेकिन जब सवाल एड्स का आता है तो एड्स एक खुद बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका में। अमेरिकन गवर्नमेंट बॉडी सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो cdc.gov, उनकी वेबसाइट पर ये रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें वो हमें बताते हैं कि अमेरिका के अंदर अब तक 6,35,000 लोग एड्स की वजह से मर चुके हैं। 6,35,000 लोग। और सीडीसी की वेबसाइट से हमें पता चलता है कि 11.5 लाख ऐसे लोग हैं जो HIV पॉजिटिव है। हर साल नॉट लेस देन 50,000 का फिगर ऐड हो जाता है। तो ये एक आउटकम है। बेसिकली ये आउटकम से एक इंसान बहुत आसानी से बच जाता है अगर फिडिलिटी है, अगर चेस्टिटी है किसी सोसाइटी में, जहाँ हस्बैंड और वाइफ सिर्फ एक दूसरे तक महदूद है, और जहाँ पर इस तरह के रिलेशंस, जो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस है, वहाँ तक अगर लाइफ महदूद रहे तो बहुत सारे ये फॉर्म्स आसानी से अवॉइड हो सकते हैं। इतने सारे जो 1 लाख करोड़ जो उन्हें स्पेंड करना पड़ रहा है, इंडियन रुपीस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 12 मिलियन यूएस डॉलर्स जो उन्हें स्पेंड करना पड़ रहा है हर साल सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से उनकी पॉपुलेशन को मरने से रोकने के लिए। फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है जब कोई शख्स किसी डिजीज से अफेक्टेड है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक आउटकम है। बट बेसिकली यहाँ पर सवाल हम सबके सामने ये है कि वाई चूज सच ए लाइफस्टाइल, ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसे कल्चर को उन्होंने चूज क्यों किया। वाई इज इट दैट दुनिया के लोग आज इस कल्चर को समझते हैं कि एक आइडियल है, समझते हैं ये एक मॉडल है। काश कि उन्हें पता होता कि व्हाट इज द आउटकम, इसके पीछे जो रिजल्ट्स है, जो इसके आउटकम है, वो चीज़ क्या है। तो अगर हम ये देखें कि जो मिसाल के तौर पर एक प्रोग्रेस की निशानी समझी जाती है, वो उल्टा एक बहुत बड़ा बेन ऑन ह्यूमन सोसाइटी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑन ह्यूमन सोसाइटी, बहुत बड़ा स्टिग्मा ऑन ह्यूमन सोसाइटी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम देख रहे हैं। और जो वेस्ट के ताल्लुक से जहाँ तक मदर के राइट्स हुए, बच्चे के राइट्स हुए, वो शख्स, वो आदमी के ताल्लुक से उसकी लाइफ कैसी रही, उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, और साथ साथ में ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का प्रॉब्लम, तो जिससे एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव केस किसी भी थिंकिंग इंसान के लिए काफ़ी है कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि ये एंटायर कल्चर इज़ डेफिनेटली नॉट अ सक्सेसफुल कल्चर। जैसा साहब, चलिए मैं इस बात से आपकी मुत्तफिक हो जाता हूं, क्योंकि आपने इतनी सारी दलाइल दी हैं कि वेस्ट में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स हमने पहले जानी। उनकी प्रॉब्लम्स हैं डिवोर्सीज और ये विडोज की प्रॉब्लम, बच्चियों को जिंदा मार देने की, चाहे वो पेट के अंदर हो चाहे वो नेग्लिजेंस के जरिए हो। ये सारी प्रॉब्लम साउथ एशियन कंट्रीज की हैं, या फिर इस तरह के जो ममालिक हैं, हमारे जैसे ममालिक हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं। वेस्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस तरह की डिजीजेज, और वो पूरा एक ट्रॉमा जो फैमिली सफ़र करती है, चाहे बच्चे हों चाहे बीवी हों, सिंगल मदर्स हों। लेकिन मेरा ये सवाल है उस तीसरी सिचुएशन के लिए जो थोड़ी सी हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई ऐसा कंट्री हो जहां पर इस्लाम के अहकामात तो जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक के लिए हैं, जहां पर इन दोनों तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही वो वेस्ट वाली प्रॉब्लम हो ना ही साउथ एशिया वाली प्रॉब्लम हो, वहां पर भी पॉलीगेमी या एक से ज्यादा शादियां जरूरी हैं। जी, आपका ये जो सवाल है कि मान लीजिए कि कोई कंट्री है जो जी। इंडिया टाइप के मॉडल की नहीं है, नहीं। जहाँ पर हमें विडोज, डिवोर्सीज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, अबॉर्शन और साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन। में प्रोस्टिट्यूशन, ये सारे, या विमेन को सही ख्याल से नहीं रखना, अच्छी तरह से नहीं रखना, या विमेन जुल्म अब्यूज़, उन पर। जुल्म,
ये प्रॉब्लम्स दिखते हैं, तो वहाँ हमने देखा कि पॉलीगमी की वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स का एक नेचुरल सोल्यूशन मिल जाता है। वेस्ट वाला जो मॉडल है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ओपन सेक्सुअल कल्चर चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारे अब्यूज़ है, एक बहुत बड़ा जुल्म है औरतों के ऊपर, कि जिस तरह से प्रेग्नेंट तो वो होने वाले हैं और जिम्मेदारी उन्हें संभालनी होगी। तो ये सारा का सारा जो हमने देखा, जो औरतों के ताल्लुक से, बच्चों के ताल्लुक से, शौहरों के ताल्लुक से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के ताल्लुक से। नाउ आपका ये जो सवाल है, मैं यहाँ समझ रहा हूँ। मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम है, वहां पर जो है वो एक तरीके से फीलिंग्स और इमोशंस की प्रॉब्लम है। जी, ये सारे प्रॉब्लम्स मान लीजिए अज्यूम कर रहे हैं, जैसा आपका जो सवाल मैं समझ रहा हूँ, कि अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करते हैं, जी। जहाँ ना इस तरह का प्रॉब्लम है, ना और उस ना तरह का प्रॉब्लम है, यानी कि वो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ ना सेक्सुअली ओपन कल्चर है, ना फीमेल इन्फेंटिसाइड है, ना डाउरी है। हालांकि हाई चांसेस के दो में से एक ट्रेंड की तरफ वो सोसाइटी ड्रिफ्ट होगी, या वो वहीं न्यूट्रल नहीं रह सकती, बट अज्यूमिंग कि अगर ऐसा होता कल फ्यूचर में जी, बट अज्यूमिंग कि अगर ऐसा होता, तो अगर ऐसा होता तो व्हाट वुड बी द सिनेरियो, क्या उसका आउटकम होता। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, सूरा कमर सूरा 54 आयत नंबर 49, इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दर। अल्लाह ताला ने कहा, हमने सारी चीज़ों को एक प्रोपोर्शन में बनाया है। सब चीज़ें एक प्रोपोर्शन में, जितनी बारिश आनी है उतनी आनी है, जितनी हम देखते हैं कि जितना ज़मीन सूरज से दूर होना चाहिए था उतना ही दूर है। एवरीथिंग इज़ इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन। हम यहाँ देखते हैं अल्लाह ताला ने कहा है कि हर चीज़ प्रोपोर्शन में है। अगर सिनेरियो इस तरह से हो, तो इन दैट सीन, इन दैट केस क्या होगा? तो क्या होगा, आज अमेरिका की सेंसस की वेबसाइट census.gov, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है अमेरिकन गवर्नमेंट की, उसके मुताबिक अमेरिका में 48 लाख औरतें मर्दों से ज़्यादा है। हर 1000 मर्दों के लिए 1050 औरतें हैं। पूरे यूरोपियन यूनियन में 1 करोड़ 30 लाख औरतें मर्दों से ज़्यादा है। पूरे रशिया में 1 करोड़ 9 लाख औरतें मर्दों से ज़्यादा है। बांग्लादेश में भी 55 लाख औरतें मर्दों से ज़्यादा है। यानी कि अगर किसी कंट्री में फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होती है, तो वहाँ पर रेशियो, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, वो 1000 के 1000 औरतें नहीं होती, बल्कि औरतें ज़्यादा होती। इसकी वजह ये बताई जाती है, मेडिकली लड़कियां स्ट्रॉन्गर होती हैं। जो पीडियाट्रिक एजेस है, पैदाइश से लेकर 6 साल के दरमियान, इस पीरियड में जितने लड़कों का इंतकाल होता है उतने लड़कियों का इंतकाल नहीं होता। और मेडिकल स्ट्रेंथ की वजह से हम देखते हैं बेसिकली पैदाइश के टाइम पर तो जनरली ऑलमोस्ट सेम तादाद होती है, लेकिन जब ये पीडियाट्रिक एजेस पार करते हैं तो जनरली एक ट्रेंड आना शुरू हो जाता है कि लड़कियां ज़्यादा होती हैं। उसी तरह मर्द ज़्यादा मरते हैं वॉर्स में। हम देखते हैं कई वॉर जोन्स में जब प्रॉब्लम्स हुए, तो वहाँ कई सारी रशिया का विडोज, हाँ scenario। जी, कई सारे ऐसे वॉर जोन्स की जब देखा जाता है वहाँ का सिनेरियो, तो वहाँ विडोज बहुत सारी बच जाती हैं वॉर्स के बाद में। ऑफ कोर्स वो एक्सट्रीम सिचुएशंस को डील करने की कैपेसिटी मोनोगमी में है ही नहीं। ये सोल्यूशन तो पॉलीगमी में ही है, जिसके अंदर जब विडोज ज़्यादा हो जाए तो बहुत आसानी से सोसाइटी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकती है इंशाल्लाह। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो एक जनरल नॉर्मल सिस्टम है, वो नॉर्मल सिस्टम ये है कि लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा होती है। उसी तरह एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक औरत की एक मर्द से ज़्यादा होती है। ये सारे फैक्टर्स पुट टुगेदर करते हैं तो ये हमें आउटकम यही मिलता है कि औरतें ज़्यादा है। अब इमेजिन करिए एक फर्जी सिचुएशन कि ये एक टोटली मोनोगमस सोसाइटी हो, अगर जहाँ जिसमें कोई सब, प्रॉब्लम ना हो। जिसके अंदर ना जिना हो, ना ओपन सेक्सुअल कल्चर हो, और मान लीजिए कि पॉलीगमी भी नहीं हो, और अगर नहीं होगी तो रिजल्ट ये होगा कि सारे के सारे मर्द अगर मैरिड हैं तो भी कम से कम 48 लाख औरतें अमेरिका में, 1 करोड़ 30 लाख औरतें यूरोपियन यूनियन में, 1 करोड़ 9 लाख औरतें रशिया में, एंड सो ऑन। ये सारी कंट्रीज जहां जहां अबॉर्शन का ट्रेंड नहीं है, वहां पे ये सारी औरतों का क्या होगा, उनके लिए क्या सोल्यूशन है हमारे पास। जी बिल्कुल, यानी जो हर कंट्री में ये लाखों की तादाद में एक्स्ट्रा औरतें जो हैं, इनका क्या होगा? बिल्कुल, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं सवाल पूछने वाला हूँ इसके बाद ज़ैद साहब से। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है शो फेस टू फेस में, सीधी बात हिकमत के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के बहुत ही अहम पहलू पर बात करने वाला हूं मैं वक्फे के बाद। तो जैद साहब, इससे पहले कि मैं उस पहलू की तरफ बढ़ूं, मुझे एक सवाल हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना था कि हमारे मुल्क में
मैं उन ममालिक की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर इस्लामी कानून नाफिज है। हमारे मुल्क में पॉलीगैमी को कितनी एक्सेप्टेंस हासिल है मुसलमानों के जरिए? इंडिया के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ के ज़रिए एक मुस्लिम के लिए लीगली परमिसिबल है कि वो एक से ज़्यादा शादी करे। माशरे की एक्सेप्टेंस की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जनरली हम पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए ये देखते हैं कि ग्रास रूट रियलिटी क्या है। जब हम ग्रास रूट रियलिटी देखते हैं तो ऐसी कई रिपोर्ट्स है जो हम मुआयना कर सकते हैं जिनका, मिसाल के तौर पर 1975 में एक गवर्नमेंट रिपोर्ट प्रिंट हुई थी, स्टेटस ऑफ विमेन इन इस्लाम। इसके पेजेस 66 और 67 पर हम देखते हैं कि रिपोर्ट में कोट किया गया था कि 1951 से लेकर 1961 के पीरियड में, ये 10 साल में कितने लोगों ने एक से ज़्यादा शादी की, व्हाट परसेंटेज। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम्स में 4.35% मुसलमानों ने किया और हिंदुओं में 5.06% ने किया, यानी मुस्लिम से ज़्यादा। हालांकि 1954 में हिंदूज के लिए प्रोहिबिट हो चुका था अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके अंदर बाइगमी क्राइम है, यानी कि अगर कोई हिंदू एक से ज़्यादा शादी करे तो वो उसके लिए क्राइम होता है। हम उसमें और आगे बढ़ते हैं तो 1961 के सेंसस में हमें पता चला कि 5.8% हिंदुओं की एक से ज़्यादा बीवी थी, 5.6% मुस्लिम्स की थी। फिर भी हिंदूज कुछ ज़्यादा थे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। लेकिन कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हमें उस सेंसस से पता चले। क्या है? आदिवासीज में 15.25% आदिवासियों में पॉलीगमी प्रैक्टिस होती थी, 15.25%, और बुद्धिस्ट में 7.9%, बल्कि उस पूरे चार्ट में आपको सबसे बॉटम पे मुस्लिम्स मिलेंगे। इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो 1971 की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर हमें मिलता है 1971 के सेंसस के मुताबिक 5.7% मुस्लिम्स ने पॉलीगमी की और 5.8% हिंदूज ने पॉलीगमी की। जब ये फिगर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1971 की पॉपुलेशन फिगर्स को ध्यान में रखते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने रिसेंटली इस इशू को मेंशन किया था कि वो टाइम पर 1 करोड़ हिंदू थे जिनकी एक से ज़्यादा बीवियां थी 1971 में, और उनके कंपैरिजन में 12 लाख ऐसे मुसलमान थे जिनकी एक से ज़्यादा बीवियां थी। यानी कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शन के तौर पर देखें तो मुस्लिम माशरे में ये चीज़ बहुत कम प्रैक्टिस होती है। लेकिन फैक्ट तो ये है कि ये चीज़ इस्लाम ने जायज़ किया है और कुरान की आयतें हैं, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह मोहम्मद में सूरह 47 आयत नंबर 9 कि जो अल्लाह ताला ने जायज़ किया उस चीज़ के ताल्लुक से कराहत या डिसलाइक किसी बिलीवर के हार्ट में हो नहीं सकता। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह हुजुरात सूरह 41 आयत नंबर 14 में कहा कि मोमिन तो वो होते हैं जो ईमान ले आए सुम्मा लम यरताबू, उसके बाद में वो शक में नहीं पड़ते। तो फैक्ट यहाँ ये है कि मुस्लिम माशरे में जनरली ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं होती है, और होना तो ये चाहिए कि इसकी अच्छी मिसालें जब मौजूद हो तो ये मिसालों को देखकर लोगों के अंदर एक इसके ताल्लुक से परसेप्शन ओपन होगा। बेसिकली ये एक सोशल एक्सेप्टेंस की बात है। मिसाल के तौर पर जहाँ वेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि ये भी सोशली एक्सेप्ट हो गया है कि एक शख्स के बच्चे शादी से बाहर पैदा हो रहे हैं, और ये चीज़ की सोशल एक्सेप्टेंस वहाँ पैदा हो गई है, हालांकि उसके बहुत बड़े डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस है जैसे कि हमने देखा। तो क्यों सोसाइटीज़ ये बात नहीं एक्सेप्ट कर सकती है कि एक परफेक्टली लेजिटिमेट और परफेक्टली अच्छी चीज़ है, एक जायज़ चीज़ है जो किसी और ने नहीं, हमारे क्रिएटर ने जायज़ किया, और वो चीज़ को समझकर हम उस मुताबिक अपनी ज़िंदगी बिताएं। तो इसके अंदर सोसाइटी में ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि हमने डिस्कस किया उसके सल्यूशंस हमें मिल सकते हैं इंशाल्लाह। इससे एक बात और समझ में आती है कि अगर आप इस जायज़ चीज़ पर अमल नहीं करना चाहते हैं एज एन ऑप्शन, तब भी आपको इससे कराहियत होना बहुत गलत चीज़ है। जी बिल्कुल आप इसमें कराहियत ना रखें। जी जैद साहब, अगला जो मेरा सवाल है वो आपने अक्सर सुना होगा और आपसे बहुत सी जगह बहुत से ममालिक में आपसे ये सवाल पूछा गया होगा कि जब इस्लामी माशरे ने एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त मर्द को दी है तो औरत को ये इजाज़त क्यों नहीं? देखिए, अक्सर ये सवाल इस टोन में जब आता है तो एक ट्रेंड बन गया है, और ये ट्रेंड को हम एनालाइज करेंगे जब हम हिजाब के टॉपिक पर बात करेंगे। ट्रेंड ये है कि जो मर्द करते हैं वो सेम चीज़ औरतें क्यों नहीं कर सकती, और ये जैसे कहावत है कि कंधे के साथ से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना। तो हम इस कंसेप्ट को, बल्कि इसकी पूरी बुनियाद को हमें एनालाइज करना है। हम देखेंगे कि इसके अंदर कितनी सारी फैलिसीज है, कितने सारे प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम इमीडिएट सवाल पर आते हैं जो है पॉली एंड्री का सवाल, जो पॉलीजिनी वर्ड मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पॉली एंड्री वर्ड औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम पॉली एंड्री के सवाल पर आते हैं तो
कई सारी ऑब्वियस बातें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, अब अगर मान लीजिए एक औरत के कई हस्बैंड्स हों, 3-4 हस्बैंड्स हों, अगर बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने में ये बात तो श्योर है कि माँ कौन है, माँ तो दिख रही है, माँ है, लेकिन फादर कौन है, उसकी आइडेंटिटी के ताल्लुक से प्रॉब्लम होगा। बट आज के सोसाइटी में ये तो डीएनए टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इस्लाम हर ज़माने, हर दौर, हर सिचुएशन, हर प्लेस के लिए है। पास्ट में ये पॉसिबल नहीं था। इवन प्रेजेंटली क्या गांव-गांव में हमें डीएनए टेस्टिंग सेंटर्स सेटअप करने होंगे? क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे की डीएनए रिपोर्ट के ज़रिए फादर कौन है मालूम किया जाए, आखिर में कौन फादर है? प्रेगनेंसी के अंदर कौन केयर करेगा? मान लीजिए माँ प्रेग्नेंट है तो तब कौन केयर करेगा? क्वेश्चन उठ रहा है। और वो डीएनए रिपोर्ट जो आ रही है वो कितनी रिलाय कर सकते हैं? कितनी सारी डिफिकल्टीज है? क्या बार-बार डीएनए टेस्ट के लिए ले जाना होगा? तो इसमें भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं और कई सारे सुकून के फैक्टर्स नहीं ये मौजूद आपने हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ही ये बात कही थी कि ये जो रिपोर्ट्स आती हैं ये ज्यादातर रिलायबल नहीं है। अगर मान लीजिए पॉलीजिनी है, यानी कि एक मर्द की एक से ज्यादा बीवियां हैं, उस सिनेरियो में क्लियरली हमें पता है कि हाँ ये वालिदा है और ये वालिद है, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन या बेइत्मीनानी या इस तरह का डिस्टर्बेंस मौजूद ही नहीं है। तो ये एक फर्स्ट फैक्टर हो गया और एक बहुत कॉमन सेंस से एक बिल्कुल सामने दिखने वाला फैक्टर है। सेकंड फैक्टर, हम देखते हैं कि औरतों को मेंसेस भी आते हैं, हैज मेंसेस भी आते हैं, और ये साइकिल्स के दौरान, उसके पहले, उसके बाद में एक नोन फैक्ट है कि कई हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई सारे बिहेवियरल चेंजेस उनके अंदर पैदा होते हैं। तो अब उस सिचुएशन के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कई सारी औरतों के लिए। तो इस सिचुएशन में वो औरत के लिए हो सकता है यही पॉसिबल नहीं होगा, वो अपने एक हस्बैंड के राइट्स कैसे अदा करें, वो सारे हस्बैंड्स के राइट्स कैसे अदा करेगी? वो प्रेगनेंसी के अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, डिलीवरी के बाद भी होते हैं, फीडिंग के दौरान भी होते हैं और कई सारे और स्टेजेस पर भी होते हैं। ये सब कैसे बैलेंस आउट होंगे? थर्डली, हम ये देख सकते हैं कि बाय नेचर ऐसी कई सारी स्टडीज है जो ह्यूमन ब्रेन के ताल्लुक से और ब्रेन के सर्टेन पोर्शंस के ताल्लुक से, जिससे ये आइडेंटिफाई किया गया है कि मैन बाय नेचर उसकी सेक्सुअल ड्राइव औरतों से ज्यादा होती। ये भी एक फैक्टर है। मान लीजिए ऐसी कोई औरत हो जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड्स हो और सब के सब मान लीजिए लॉयल है पूरी तरह से, यानी कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी देर आर सर्टेन स्टडीज, देर आर सर्टेन रिपोर्ट्स जिससे हमें पता चलता है कि प्रोबेबिलिटीज है कि वो औरत सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और वेनरल डिजीजेस डेवलप कर सकती है। वो डेवलप कर सकती है जो बाद में अपने हस्बैंड्स को भी ट्रांसमिट कर सकती है। ये कई सारे फैक्टर्स हैं। बिसाइड्स, जैसे कि आपने देखा कि चाहे कोई सोसाइटी मानती हो या नहीं मानती हो, प्रैक्टिस जरूर करते हैं पॉलीजिनी, जो है एक मर्द की कई बीवियां। लेकिन ह्यूमन सोसाइटीज ने ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर पॉलीएंड्री के कंसेप्ट को लार्जली रिजेक्ट ही किया है। आपको कोई रेयर इंस्टेंस कहीं दिखेगी जहां कोई पॉलीएंड्री की बात होती हो, बाकी नॉर्मली ये खुद एक इलॉजिकल चीज है। ये सवाल सिर्फ इस वजह से उठाया जाता है क्योंकि ये एक बात है जो कही जाती है कि वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आई फील ये कंपीटिंग रोल नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। जो हस्बैंड और वाइफ का रोल है ये कॉम्प्लीमेंट्री रोल है, और हम इंशाल्लाह इस चीज़ के ताल्लुक से और बहुत सारी डिटेल्स आगे देखेंगे जब हम हिजाब और इस तरह के टॉपिक्स पर इंशाल्लाह पहुंचेंगे कि ये किस तरह से सोसाइटी ने इसे मिसअंडरस्टैंड किया है, ये पूरे कंसेप्ट को मिसअंडरस्टैंड किया है और जिसकी वजह से ये तरह के सवालात आते हैं। सेकेंड पॉइंट हम इस ताल्लुक से ये देख सकते हैं कि बायोलॉजिकली, फिजिकल तौर पर, जिस्मी तौर पर एक औरत के अगर एक से ज़्यादा हस्बैंड्स हो तो वो अपनी ड्यूटी उन सब की तरफ कैसे पूरी करेंगी। मिसाल के तौर पर एक औरत का और मर्द का फिजिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं है। औरतों को पीरियोडिक मेंसेस आते हैं। अब ये साइंटिफिकली साबित है कि मेंसेस के दौरान, उसके पहले, उसके बाद में उनकी हार्मोनल कंडीशंस डिफरेंट होती है और हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। हम देखते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस, ये कॉमन चीज़ है जो कई औरतों को अफेक्ट करता है। अब ये सारी सिचुएशन के अंदर वो औरत के लिए खुद एक चैलेंज होता है उस दौरान कि वो अपने हस्बैंड के साथ इंसाफ करे, बल्कि इस्लाम ने उस दौरान औरतों को प्रोटेक्ट भी किया है। जैसे मिसाल के तौर पे इस्लाम के अंदर डिवोर्स के जो लॉज है तो हस्बैंड को रिस्ट्रिक्ट किया है कि हस्बैंड वाइफ को मेंसेस के दौरान डिवोर्स भी नहीं दे सकता इन कंसिडरेशन टू हर डिस्टर्ब सिचुएशन, टू हर चेंज सर्कमस्टांसेस। उसकी जो हार्मोनल सिचुएशन अलग है उसे कंसिडरेशन करते हुए वो हस्बैंड को रोका गया है। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर कोई औरत के अगर एक से ज़्यादा हस्बैंड्स होते, वो कैसे अपनी ड्यूटी फुलफिल करती वो सारे हस्बैंड्स की तरफ।
तीसरा पॉइंट ये है कि आज स्टडीज़ ने साबित किया है कि कुछ पोर्शंस जो ब्रेन के और ह्यूमन ब्रेन में मर्दों और औरतों के ब्रेन के डिफरेंस के ताल्लुक से मैं आपको तफसीलन बाद में इंशाल्लाह हिजाब के ताल्लुक से जब डिस्कशन होगा तब बताऊंगा, या औरतों के जॉब करने के ताल्लुक से जब डिस्कशन होगा तब मैं बताऊंगा। लेकिन अगर अभी हम एक पॉइंट देखते हैं, एमिगडाला नाम का एक रीजन है ब्रेन में जो मर्दों में औरतों से बड़ा होता है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इस रीजन की वजह से मर्दों के अंदर जो सेक्सुअल ड्राइव है वो औरतों से ज़्यादा होती है जनरली। इसके ऑब्जर्वेशनल डेटा भी अवेलेबल है, इसकी कई सारी स्टडीज़ है जिससे कंक्लूड किया गया है। लेकिन फ़िलहाल हम ये देखते हैं, ये भी एक इंडिकेशन है एडिशनली टू पॉन्डर अबाउट, सोचने के लिए। एक और वजह है जो आज मेडिकल साइंस ने इस ताल्लुक से कई सारी स्टडीज़ पुट फॉरवर्ड की है। कई सारी स्टडीज़ में ये बात आ रही है कि अगर मान लीजिए कि कोई औरत है और उसके एक से ज़्यादा हस्बैंड्स हैं और सब के सब मान लीजिए कि पूरी तरह से लॉयल है, मतलब कि कोई भी अगर इस मैरिज के बाहर अगर रिलेशंस या गलत तरह के ताल्लुकात नहीं करता, सब के सब लॉयल है, तो भी देर आर ग्रेट प्रोबेबिलिटीज कि वो औरत सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और वेनरल डिजीजेस डेवलप करें, खुद डेवलप करें, और फिर आखिर में वो उन हस्बैंड्स को भी ट्रांसमिट कर सकती है। मतलब ये भी एक स्टडी है। तो ये चीज़ के ताल्लुक से कई सारे ऑब्जर्वेशनल डेटा हमें मिल रहा है। लेकिन एक और चीज़ है जो ह्यूमन सोसाइटी में प्रैक्टिस क्या रही है, चाहे कोई मानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन पॉलीगमी प्रैक्टिस सब लोग करते हैं। कॉमन चीज़ है, उसके फॉर्म्स बदलते हैं। कहीं पर उसका फॉर्मेट जो हम देखते हैं कि एक इलेजिटिमेट किस्म का फॉर्मेट होगा, चाहे वो वेस्ट वाला फॉर्मेट हो, चाहे वो गलत तरह की चीज़ों का फॉर्मेट हो, या मान लीजिए कि कहीं पर सीरियल पॉलीजनी होती है जहाँ बार बार सेक्सुअल पार्टनर्स लोगों के चेंज होते हैं। कोई प्योरली मोनोगमस सोसाइटी दिखती तो नहीं है, लेकिन पॉली एंड्री इन कंपैरिजन उसके हमें प्रैक्टिसिंग जो प्रैक्टिस करने वाली सोसाइटीज़ आपको शायद ही कोई काबिल ज़िक्र मिलेगी। कोई चीज़ ऐसे बाय चांस होगी जिसको हम मेंशन कर सकें। लेकिन जनरली ह्यूमन सोसाइटीज़ ने पॉलीएंड्री को रिजेक्ट ही किया, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही गलत चीज़ है। बल्कि मुझे तो ये लगता है ये सवाल सिर्फ एक एज ए डिबेट पुट अप किया जाता है, या सिर्फ एज एन आर्ग्यूमेंट पुट अप किया जाता है। जो हमें चाहिए कि ये क्वेश्चन को जिससे लोग प्रॉब्लम समझ रहे हैं उसे प्रॉब्लम समझने की जगह बल्कि एक सोल्यूशन की तरह एनालाइज करें, और जो सही चीज़ है वो सामने आने के बाद फिर जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग या ब्रेन वॉशिंग, या कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत चीज़ 50 बार कह दी जाए, या बचपन से मान लीजिए कोई एक चीज़ मानता आया है, या जैसे मिसाल के तौर पर एक ज़माना था जब लोग मानते थे कि ज़मीन चपटी है, तो तब किसी ने आकर जब कहा कि नहीं ज़मीन तो चपटी नहीं है, लेकिन लोगों की सोच इतनी जल्दी तब्दील नहीं हुई। तो हम लोगों को ये कहते हैं कि ज़रा इस चीज़ के ताल्लुक से आप एक इंडिपेंडेंट फ्रेश सोच के साथ देखें, और देखने के बाद जब दिख रहा है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स, बल्कि इतने सारे नहीं, अगर एक भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ये होता तो भी काबिल गौर बात बन जाती थी, तो भी इट वुड बी वर्दी ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन जब इतने सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इंटरनेशनली अलग अलग सोसाइटीज़ अलग अलग सर्कमस्टांसेस में दिख रहा है, तो फिर उन्हें इस चीज़ के बाद यहाँ पर इसे बदनाम करने का टॉपिक नहीं बनाना चाहिए कि मुस्लिम्स को बदनाम करने के लिए टॉपिक जैसे कि इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि रादर ये सोचना चाहिए कि ये बात जो आई है, ये बात के अंदर जो विजडम है, जो रिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड पॉलीगमी दिख रही है, तो वो विजडम हमें किससे कनेक्ट कर रही है। तो हमें चाहिए कि अपनी इंडिपेंडेंट सोच के साथ ये चीज़ पर पहुँचे कि आखिर में ये सब आया है तो किस सोर्स से आया है, और वो सोर्स से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें। और यही हमारे सारे प्रॉब्लम्स, चाहे ये दुनिया का प्रॉब्लम हो, चाहे इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद की लाइफ का प्रॉब्लम हो, उसके सल्यूशन हमें वहीं पे मिलेंगे कि हमारा रिलेशन हमारे क्रिएटर के साथ सही हो जाए, ताकि हम दुनिया में जीने का तरीका समझ सकें और उसके मुताबिक ये सारे फल पा सकें। जैसा मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाजरीन ने इसी इंडिपेंडेंट सोच के साथ देखा होगा। और नाजरीन, मुझे लगता है कि आपके डाउट्स और आपके जो सवालात थे उनके सेटिस्फैक्टरी आंसर्स आपको मिले होंगे। इस प्रोग्राम का मुझे लगता है हक अदा हो चुका है, और अगले टॉपिक को लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा अगले एपिसोड में। देखना ना भूलें फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।